नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका सेल्स 2020 से 2 गुने से ज्यादा और नेट प्रॉफिट सेम पीरियड में 5 गुने से ज्यादा हो गया। पर अगर इनके स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं उस हिसाब से इनके स्टॉक प्राइस अभी तक नहीं बढ़े हैं। फरवरी 2021 में जिस लेवल पर इनका स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आज भी उसी लेवल पर इनका स्टॉक प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सेल्स और प्रॉफिट तो कई गुने हो गए, लेकिन स्टॉक अभी वहीं का वहीं है। और दोस्तों, इसी वजह से इस कंपनी का वैल्यूएशन इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है। इनका करंट प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 5.39 का देखने को मिल रहा है, जो दिखाता है कि कंपनी इस समय बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है। और अगर इनके 3 साल 5 साल और 10 साल के मीडियन प्राइस टू अर्निंग से भी कंपेयर करें तो भी कंपनी इस समय बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी के पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देख लेते हैं कि क्या कंपनी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ी है या नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। तो दोस्तों, सेल्स की बात करें तो मार्च 2015 में कंपनी 904 करोड़ रुपए का सेल्स करती थी, जो आज की डेट में 5192 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी कि 10 सालों में 5 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2015 में कंपनी 70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती थी, जो आज की डेट में 1335 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी कि 10 सालों में प्रॉफिट 19 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाता है। अब आइए दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि वो कितने शानदार हैं और उसके बाद कंपनी के बिजनेस मॉडल पर बात करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 6504 करोड़ का है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 23.7% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.7%। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो इनके ऊपर 1404 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसके बदले में इनके पास 4105 करोड़ रुपए का रिजर्व भी मौजूद है, यानी कि कंपनी जब चाहे अपनी कर्ज को इन पैसों से आराम से चुका सकती है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 14.8%, इनका करंट रेशियो 2.78 और पैग रेशियो 0.23 देखने को मिल रहा है। प्लस परसेंटेज की बात करें तो कंपनी ने अपने एक भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है। और सबसे बड़ी बात, इनका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखिएगा तो वो 573 रुपए निकल कर आ रहा है। मतलब जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हुई है उस हिसाब से अभी इनका स्टॉक प्राइस 573 रुपए होना चाहिए था, लेकिन अभी इनका स्टॉक हमें कितने में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 231 रुपए में। तो दोस्तों, कंपनी का शेयर होल्डिंग भी देखे तो वो भी जबरदस्त है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 48.81%, FIIs की होल्डिंग 6.91%, DIIs की होल्डिंग 28.31% और पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 15.96%। और DIIs में भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस के नाम शामिल हैं, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड के पास 8.20%, DSP के पास 3.57%, SBI के पास 4.31%, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के पास 2.14% और ऐसे ही कई सारे म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में स्टेक ले रखे हैं, यानी कि इन्हें भी इस कंपनी पर भरोसा है। तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स में तो कोई कमी नहीं है। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड है क्या। KNR कंस्ट्रक्शंस की कहानी शुरू होती है 1995 में, जब हैदराबाद में इस कंपनी की नींव रखी गई थी बाय मिस्टर K नरसिम्हा रेड्डी द्वारा। स्टार्टिंग में ये कंपनी रोड बनाने और सिविल इंजीनियरिंग काम करने वाली एक EPC कंपनी थी, पर जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो हुई वैसे वैसे इन्होंने फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे नए नए सेक्टर में भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, कंपनी पिछले 30 सालों से लगातार शानदार
शानदार और हाई क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट्स बनाते आ रही है। दोस्तों कंपनी ने अब तक 8,700 प्लस लेन किलोमीटर्स के रोड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं एंड अक्रॉस 12 स्टेट्स में अपनी सक्सेसफुल प्रेजेंस बनाई है। दोस्तों इस कंपनी का ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शंस, HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल्स में काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। दोस्तों अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी के पास 3,888 करोड़ के ऑर्डर्स थे, लेकिन रिसेंटली इन्होंने 1,629 करोड़ रुपए के और नए ऑर्डर्स जीते हैं। यानी कि अगर टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू देखें तो वो 5,517 करोड़ का देखने को मिल रहा है। दोस्तों इनका एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी में ये इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में काउंट किए जाते हैं। काफी प्रोजेक्ट्स इन्होंने शेड्यूल से पहले कंप्लीट किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एक रेयर फीट है। प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट करने पर कंपनी को कई बार बोनस भी मिला है। दोस्तों कंपनी के पास 1,443 करोड़ रुपए के अपने खुद के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो भी ये काम कराते हैं उस पे इनका फुल कंट्रोल रहता है और काम फास्ट और क्वालिटी में होता है। दोस्तों कंपनी के पास टोटल 2,470 एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज का टीम है और इसके साथ साथ अगर इनके क्लाइंट्स लिस्ट को भी देखें तो उसमें नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे सद्भाव इंजीनियरिंग और GMR ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो पहला नाम आता है मिस्टर के नरसिम्हा रेड्डी का। ये कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है हाईवेज और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। इन्होंने अपना करियर 1968 में शुरू किया था सिविल और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करके। ये मल्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं और इनका प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कॉस्ट कंट्रोल जैसे क्रिटिकल एरियाज में काफी तजुर्बा है। दूसरे प्रोमोटर हैं मिस्टर के जलंधर रेड्डी। इनके पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इन्होंने अपना करियर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में शुरू किया था KNR कंस्ट्रक्शंस में और ये 1 अप्रैल 1997 को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए। ये टेंडरिंग और न्यू प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जीतने के काम को लीड करते हैं और कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट का डायरेक्ट सुपरविजन करते हैं। दोस्तों ये तो हो गई कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट की बातें। अब आइए इनके फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं कि जिस सेक्टर में कंपनी अभी काम कर रही है उस सेक्टर में फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। तो दोस्तों भारत सरकार का 2027 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना है और 2047 तक सरकार का लक्ष्य है कि भारत पूरी तरह से विकसित भारत में बदल जाए। दोस्तों किसी भी देश को अगर विकसित होना है तो सबसे पहले उसे अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और भारत इस समय इसी रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। 1 फरवरी 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 11.12 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किया, जो GDP का लगभग 3.4% होता है। दोस्तों इस समय इंडिया के पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है 67 लाख किलोमीटर का, जिसमें नेशनल हाईवेज का रोल बहुत ही कम है, सिर्फ 1.46 लाख किलोमीटर का, जो टोटल रोड नेटवर्क का लगभग 2% है, जो देश की 40% ट्रैफिक को संभालती है और इसे सरकार 2030 तक 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचाना चाहती है। और इसके लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि 10-15 साल इस कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का रेपुटेशन अभी तक बहुत ही अच्छा है और कंपनी ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देती है। दोस्तों ये तो हो गई अच्छी बातें। अब आइए रिस्क को भी जान लेते हैं। तो पहला है लैंड एक्विजिशन रिस्क। दोस्तों लैंड एक्वायर करने में काफी टाइम लगता है। अगर लैंड एक्विजिशन में डिले होता है तो प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं और कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरा है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिस्क। दोस्तों बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन्वायरमेंटल रिलेटेड अप्रूवल चाहिए होते हैं। अगर इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स में डिले होता है तो प्रोजेक्ट रुक सकता है। तीसरा है फंडिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए। अगर टाइमली फंडिंग ना मिले या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं तो कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। चौथा है लेबर शॉर्टेज रिस्क। दोस्तों स्किल्ड और ट्रेन वर्कर्स की कमी कभी कभी काम की स्पीड को स्लो कर सकती है। पांचवा है कंपटीशन रिस्क। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज काफी एग्रेसिवली काम कर रही हैं और ज्यादा कंपटीशन होने से प्रॉफिट कम हो सकता है। अब आइए दोस्तों
कंपनी के लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या डिस्कशन हुए उन्हें भी जान लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनका एम है सितंबर 2025 के लास्ट तक 6000 से लेकर 8000 करोड़ के न्यू ऑर्डर इनफ्लो लाने का। दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि अब ये न्यू सेक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं। इन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट्स और रेलवे में भी बिडिंग की थी, लेकिन फिलहाल कोई टेंडर नहीं जीता। माइनिंग प्रोजेक्ट्स में भी एंट्री लेने की प्लानिंग की जा रही है और इसके लिए इन्होंने सिंगरौली एरिया में बिड भी किए हैं। दोस्तों मैनेजमेंट ने बताया कि तेलंगाना सरकार से इनको 977 करोड़ रुपए लेने हैं। 1.5 साल से पेमेंट डिले हो रहा है, जिसके लिए कंपनी ने कोर्ट केस फाइल किए हैं। दोस्तों मैनेजमेंट ने मार्जिन्स एंड रेवेन्यू गाइडेंस देते हुए कहा है कि FY26 में रेवेन्यू में 10 to 15% डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और एबिटा मार्जिन 15% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश रहेगी। तो दोस्तों हमने अभी तक लगभग सब कुछ कंपनी के बारे में जान लिया। हमने इनके फंडामेंटल्स देख लिए, बिजनेस को समझ लिया, फ्यूचर में कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसको भी जान लिया और साथ ही साथ इनके रिस्क को भी समझ लिया। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही है। दोस्तों ये बस मेरा एक ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूं, इसीलिए मेरे कहने से आपको कुछ भी बाय या सेल नहीं करना है। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।